कैसे हैं दोस्तों। आज के वीडियो में है कक्षा 8 के लिए संस्कृत तृतीय भाषा का पेपर वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए, और इसका पूर्णांक है 80 अंक और समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। इसके सामान्य दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पेपर को पढ़ेंगे। सामान्य दिशा निर्देश हैं। पहला है, परीक्षार्थिभ्य सर्वप्रथमं स्वप्रश्न पत्रोपरि नामांका अनिवार्यतया लेखनीया। यानी परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। प्रश्न पत्र मिलते ही उस पर अपना रोल नंबर जरूर से लिखना है। दूसरा निर्देश है, सर्वे प्रश्नाः अनिवार्य, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है, सर्वे प्रश्नानाम् उत्तराणि उत्तर पुस्तिका या मेव लेखनीयानि, अर्थात प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। चौथा निर्देश है, एकस्य प्रश्नस्य सर्वेषां भागानाम् उत्तराणि एकत्र एव लेखनीया, अर्थात एक प्रश्न के सभी भागों यानी सभी खंडों के उत्तर एक ही साथ लिखें। पांचवा निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 1 रिक्त स्थान यावत् सूची निर्माणं कृत्वा एकत्र एव लेखनीया। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 1 से लेकर 13 तक के, इनके उत्तर पुस्तिका में उत्तर तालिका बनाकर लिखने हैं। अब पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सौख्यम कश नश्यति। तो सही ऑप्शन है इसका ए, कृपणस्य। दूसरा प्रश्न है, शृगालस्य नाम किम आसीत्। तो सही नाम है दधिपुच्छ। दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है दधिपुच्छ। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृशम आसीत्। तो ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता था? मौखिकम। सही ऑप्शन है तीसरे का द, मौखिक रूप से आपसी बातचीत से ज्ञान का आदान प्रदान होता था। चौथा प्रश्न है, पर्वतः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका से, चौथे का नगः। पांचवा प्रश्न है, बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना का आसीत्। सही उत्तर है ए, लोम शिका, लोमड़ी रहती थी। छठा प्रश्न है, भगनी इति पदस्य विलोम पदम किम। भगनी का विलोम क्या होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बे, छठे का बे, भ्राता। प्रश्न संख्या 7, भारत जनता विश्वस्मिन् जगति किम करोति। तो सही उत्तर है युद्धम, ऑप्शन हो गया ए। आठवां प्रश्न है, गजधर इति सुंदर शब्दः अत्र अव्यपदम किम। तो सही ऑप्शन है बे, इति। 8वां प्रश्न हो गया। अब प्रश्न संख्या 9, शुभास्ते इति शब्दस्य संधि विच्छेदम भवति। शुभास्ते का संधि विच्छेद क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बे, शुभा
शुभः प्लस ते। प्रश्न संख्या 10 है, अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति। यहाँ रेखांकित पदे उपसर्गास्ति, तो इस उपविशति का उपसर्ग क्या है? तो सही ऑप्शन है द उप। 10वें प्रश्न में सही ऑप्शन हो जाएगा द। प्रश्न संख्या 11, पठित्वा इति शब्दः कस्य प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति? तो सही ऑप्शन है ब क्त्वा। 12वां प्रश्न है, नदीनां जलम रिक्त स्थानम पीयूष तुल्यम। तो इस रिक्त स्थान के अंदर रिक्त स्थाने उचितम अव्ययम लिखत। तो उचित अव्ययम है इसका द यत्र। ये हो जाएगा नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम। 13वां प्रश्न है, रामः पुस्तकं पठति। तो यहाँ रेखांकित शब्द हो रहा है रामः, रेखांकित शब्द अस्ति। क्या है ये? तो ये है संज्ञा। 13वें का सही ऑप्शन है स। अब है प्रश्न संख्या 14, रेखांकित पदानां स्थाने कोष्टके लिखितान् पदान् चित्वा प्रश्न निर्माणं कुरुतु। तो 2 प्रश्न हैं, इनके ये उत्तर हैं, इनके प्रश्नों में इसको बदलना है। तो पहला उत्तर है, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। इसका प्रश्न बन जाएगा, मधुमक्षिका की जगह का आ जाएगा, तो ये प्रश्न हो जाएगा का माधुर्यमेव जनयति। तो इसका उत्तर जो हमको दे रखा है, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। यहाँ उल्टा करना है, उत्तर का प्रश्न बनाना है। दूसरा उत्तर दे रखा है, इसका भी प्रश्न बनाना है। एषा गुहा स्वामिन सदा आवाहन करोति। तो इसका प्रश्न बन जाएगा, एषा गुहा स्वामिन, देखिए अंडरलाइन हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा कस्य सदा आवाहन करोति। प्रश्न संख्या 15, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत। तो कैसे बदलना है? जैसे यहाँ दे रखा है, पाषाण का सप्तमी एक वचने होता है पाषाणे। इसी तरह से यान, यहाँ जो दे रखे हैं यान, ये द्वितीय बहुवचने क्या होगा इसका? गिरिशिखर है, इसका सप्तमी एक वचने क्या होगा? तो यान का द्वितीय बहुवचन होगा यानानि। और दूसरा है गिरिशिखर, इसका सप्तमी एक वचने होगा गिरिशिखरे। अब है प्रश्न संख्या 16, अधोलिखित शब्दानां समक्षम प्रदत्तः अर्थः सह उचित मेलनम कुरुत। उचित मेल बैठाना है स्तंभ ए और स्तंभ बी के बीच में, जो शब्द दिए हुए हैं कॉलम ए और कॉलम में बी में। तो पहला है विश्वे, दूसरा है संगणक, तीसरा है वित्त कोशस्य और चौथा है कालः। तो विश्वे ये किससे मैच होगा? यहाँ स्तंभ बी में देखिए संसारे, विश्व को कहते हैं संसार, तो संसारे से मैच हो जाएगा। संगणक कंप्यूटर से मैच हो जाएगा। वित्त कोशस्य, ये वित्त पैसे का मामला है, तो बैंकस्य, जहाँ पर पैसा रहता है उसको कहते हैं बैंकस्य। और काल यानी समय। तो इस तरह से ये मैचिंग हो जाएगी, उचित मेल हो जाएगा। और उचित मेल होने के बाद में यहाँ देखिए इसे ऐसे लिख देंगे। पहला विश्व के सामने सी आ जाएगा संसार है, दूसरा संगणक के सामने आ जाएगा कंप्यूटर है,
तीसरा वित्त कोशस्य के सामने बैंकस्य आ जाएगा। चौथा काल के सामने समय आ जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 17। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक एक पद के अंदर इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है गज परिमाणम कै धारयति, तो इसका उत्तर हो जाएगा गजधर। दूसरा प्रश्न है सप्त भगनी प्रदेशे कै उद्योग सर्व प्रमुख, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा वंशोद्योग। तीसरा प्रश्न है नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मनु स्मृति ग्रंथात्। और अंतिम है 17वें प्रश्न का आंतरिक खंड का प्रश्न है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कै मिलिता, तो इसका उत्तर हो जाएगा नापितय नाई। अब है प्रश्न संख्या 18। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुतः, तो यहाँ जैसे कैसे बताना है, उदाहरण दे रखा है सर्वमेव, ये किस तरह से हो जाएगा सर्वम प्लस एव, इस तरह से हमको पृथक करने हैं। शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं। तो पहला है समुद्र मासाध्य, दूसरा है माधुर्य मेव, तीसरा है महात्मना मुक्ति, चौथा है अल्पमेव। और इनको पृथक कैसे करेंगे यहाँ देख लीजिए, ये पृथक हो गए हैं। समुद्र मासाध्य ये हो गया समुद्रम प्लस आसाध्य, दूसरा है माधुर्यमेव, ये हो गया माधुर्यम प्लस एव, तीसरा है महात्मना मुक्ति, तो यहाँ हो जाएगा महात्मनाम प्लस उक्ति, और चौथा है अल्पमेव। ये पद पृथक पृथक कैसे होंगे अल्पम प्लस एव। अब है प्रश्न संख्या 19। अधो लिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला है प्रसन्ना, दूसरा है सफला, तीसरा है निरर्थक और चौथा है वरिष्ठा। इनके विलोम देख लीजिए। पहला प्रसन्ना, इसका विलोम हो जाएगा उदासीना, दूसरा है सफला, इसका विलोम हो जाएगा अफला, तीसरा है निरर्थक, ये हो जाएगा सार्थक, और चौथा है वरिष्ठा, यानी इसका विलोम हो जाएगा कनिष्ठा। अब है प्रश्न संख्या 20। अधोलिखित पदान चित्वा पदस्य श्लोकस्य पूर्तिम कुरुत, तो यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं माता पितरौ कौमा संभवे कौमा वर्ष शतैरपि कौमा मैत्री कौमा मित्रस्य कौमा दुर्बलतायाः, और ये यहाँ श्लोक दे रखा है। इसमें रिक्त स्थानों में इन शब्दों में से उचित शब्द इनमें लिखने हैं। तो श्लोक पढ़ देता हूँ। यम रिक्त स्थान क्लेशम सहेते रिक्त स्थानम नृणाम नैतस्य निष्कृतिः रिक्त स्थानम कर्तुम रिक्त स्थानम। तो यहाँ जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे लिखेंगे तो ये श्लोक इस तरह बन जाएगा। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम नैतस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अब आ गया 21वां प्रश्न। उदाहरण अनुरूपम क्रमवाची संख्या लिखत। जिस तरह से देखिए उदाहरण दे रखा है,
21वां छात्र, इसको लिखेंगे एकविंश छात्रः। तो यहाँ 4 शब्द हैं, ये इनको संस्कृत में बदलना है। 23वां पाठ पहला, तो दूसरा है 19वां छात्र, तीसरा है 41वां छात्र, चौथा है 57वां अध्याय। इनको जब संस्कृत में लिखेंगे तो देखिए, पहला 23वां पाठ, इसको लिखेंगे त्रयोविंश पाठ है। दूसरा है 29वां वृक्ष, ये हो जाएगा नवत्रिंश वृक्ष। तीसरा हो जाएगा 41वां छात्र, यानी कि इसको संस्कृत में लिखेंगे एक चत्वारिंश छात्र। चौथा हो जाएगा 57वां अध्याय, यानी कि संस्कृत में हो जाएगा सप्तपंचाशत् अध्याय। अब आ गया प्रश्न संख्या 22। स्व पाठ्यपुस्तकात् श्लोक द्वयम लिखत। अपनी पाठ्यपुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं। 5 नंबर का प्रश्न है। तो अपनी जो पाठ्यपुस्तक है उसके अंदर से कोई भी 2 श्लोक आप लिख दीजिए, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो श्लोक देख लीजिए। ये पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेया। ये तो पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक और है, गिरि शिखरे ननु निजनिकेतनम विनयव्यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये 2 श्लोक हो गए। अब है प्रश्न संख्या 23, जिसके अंदर एक पत्र लिखना है। भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेरस्य छात्र नवनीत, ये नवनीत है, अस्ति। भवतः पिता अतीव निर्धन अस्ति। स्वस्य प्रधानाचार्याय शुल्क मुक्त्यर्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखतु। 6 नंबर का प्रश्न है। तो प्रधानाचार्य के लिए शुल्क मुक्ति के लिए, फीस माफ़ी के लिए पत्र संस्कृत में कैसे लिखेंगे, यहाँ भी लिख रखा है। और भी सभी तरह के पत्र, निबंध, कहानियाँ संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में शिक्षाप्रद देखनी है आपको, तो मेरे चैनल पर आप कभी भी देख सकते हैं। आपको सब हर तरह की कहानियाँ मिल जाएंगी, हर तरह के निबंध मिलेंगे, हर तरह के पत्र मिलेंगे, कैसे लिखा जाता है, और व्याकरण मिलेगी, ग्रामर मिलेगी, हर तरह का मटेरियल मिलेगा, सारे विषयों के प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। तो चलिए प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। सेवायाम, कॉमा लग जाएगा, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया, कॉमा लग गया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेरम। विषय आ जाएगा शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम। अब आएगा, ये तो पूर्ण विराम आ गया, महोदया, कॉमा आ गया, सविनयम निवेदयामि यत अहम भवताम विद्यालये 8म कक्षायाम अध्ययनरतो अस्मि। पूर्ण विराम आ जाएगा, 7म परीक्षायाम अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण। पूर्ण विराम, मम पितुः आर्थिक स्थिति दयनीया। पूर्ण विराम, सः एकः लघु कृषकः अस्ति। पूर्ण विराम, सः मम शिक्षार्थं प्रतिमासं शिक्षण शुल्क दातुम् असमर्थः। पूर्ण विराम, अतः कृपया मां पूर्ण शुल्क मुक्तं विधाय अनुगृह्णन्तु अत्र भवन्तः। पूर्ण विराम, धन्यवाद। पूर्ण विराम, दिनांक लिख देंगे
वर्ष जिस पे लिख रहे हैं उसमें लिख देंगे और फिर आ जाएगा भवताम कृपाकांक्षी, आपका नाम आ जाएगा, कक्षा का नाम आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रार्थना पत्र। प्रश्न संख्या 24, निर्देशानुसारम पदानि स्वीकृत्य अनुशासनम, अनुशासनम पर एक निबंध लिखना है। इति विषये निबंध लेखनम कुरुत। यहाँ शब्द दे रखे हैं, इनको प्रयोग में लेते हुए हमें अनुशासन पर एक निबंध संस्कृत में लिखना है। तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे अनुशासन पर निबंध। समाजे नियमानाम, ये जो काले अक्षरों में शब्द दिख रहे हैं ये हमने यहाँ से उपयोग में लिए हुए हैं, जो शब्द हमें दे रखे हैं जिनकी सहायता से ये निबंध लिखना है, वो शब्द काले अक्षरों में जो हैं वो हैं। तो समाजे नियमानाम पालनम अनुशासनम भवति, जीवने अनुशासनस्य विशेषम महत्वम भवति, प्रत्येकस्मिन् पदे अनुशासनम आवश्यकम भवति, अनुशासनम विना किमपि कार्यं सफलं न भवति, छात्रेभ्यः अनुशासनं व्यवस्थाये परमावश्यकम् अस्ति, अनुशासितः सर्वेभ्यः प्रियः भवति, सामाजिक व्यवस्थाये अनुशासनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति, यस्मिन् समाजे अनुशासनं न भवति तत्र सदैव कलहः भवति, शिक्षस्य अनुशासने छात्राः निरन्तरम् उन्नतिपथे गच्छन्ति। प्रकृति अपि ईश्वरस्य अनुशासने निष्ठति, यः नरः पूर्णतया अनुशासनं पालयति सः स्वजीवने सदा सफलः भवति, अतः अनुशासनस्य पालनं जीवने बहु आवश्यकम् भवति। ये हो गया निबंध अनुशासन पर। अगर कोई और भी निबंध संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में देखने हैं तो हमारे चैनल पर आप कभी भी उन्हें देख सकते हैं। यहाँ हर प्रकार के स्टोरी राइटिंग, निबंध, ऐसे राइटिंग और लेटर, एप्लीकेशन हर तरह के आपको मिल जाएंगे। अब है प्रश्न संख्या 25, चित्रम दृष्ट्वा चत्वारि वाक्यानि रचयत। चित्र को देख लीजिए और फिर इससे 4 वाक्य बनाने हैं, 4 वाक्य रचने हैं। तो पहले चित्र को बड़ा कर देता हूँ। ये एक राजमार्ग का चित्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर समझ गए होंगे, राजमार्ग पर गाड़ियाँ चल रही हैं, उनका ये फोटो है, चित्र है। अब इससे 4 वाक्य बना लेते हैं। पहला वाक्य है, चित्रे राजमार्गस्य दृश्यं वर्तते। दूसरा वाक्य है, राजमार्गे विविधानि वाहनानि गच्छन्ति। तीसरा वाक्य है, वाहनानां धूमेन वातावरणं प्रदूषितं भवति। और चौथा वाक्य है, वाहनस्य गति नियमानां पालनं करणीयम्। अब है प्रश्न संख्या 26, गद्यांश पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं।
चंचलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत वृक्षः एवतत् मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कोठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति सर्वः स्वार्थं समीहते। पेड़ से पूछा चंचल ने, तो वो भी यही कह रहा है कि अपने स्वार्थ को साधना चाहिए। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा च चलमुपसृत्य कथयति का वार्ता माम् अपि विज्ञापय। सः एवदत् अह मातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। अब इसमें से ही प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत्, तो उत्तर है इसका लोमशिका। दूसरा प्रश्न है लोमशिकाये निखिलां कथां कै न्यवेदयत्। ये देखिए सारे इस गद्य में से प्रश्न हैं और गद्य में से ही इनके उत्तर मिलेंगे, तो इसका उत्तर हो गया दूसरे का चंचल। तीसरा प्रश्न है व्याघ्रस्य प्राणः केन रक्षितः, उत्तर हो गया व्याघ्रस्य प्राणः चंचलेन व्याधेन रक्षिता। चौथा प्रश्न है परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति इत्यत्र एष सर्वनाम पद स्थाने संज्ञापदम किम, तो यहाँ आ गया व्याघ्र। अब है प्रश्न संख्या 27। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता अथवा कंटकेनैव कंटकम कथासारम हिंदी भाषायां लिखत। हिंदी भाषा के अंदर दो में से कोई एक कहानी लिखनी है, कहानी का सार लिखना है। ये दोनों कहानियाँ आपके पाठ्य पुस्तक में से ही ली हुई हैं, उसी में से ही आएंगी और उनका केवल आपको हिंदी सार अपनी भाषा में लिख देना है और कुछ नहीं करना। आराम से आपके 8 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर एक कहानी का सार लिख दिया है। दूसरी कहानी का सार यदि आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो चैनल पर अलग से कहानियों के सार डाल दूँगा। तो इस कहानी का सार देख लेते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसने सूर्यास्त के समय एक गुफा को देखकर यह सोचा कि इसमें रात को कोई ना कोई जीव आता होगा, यानी इस गुफा में कोई ना कोई जीव रहता होगा, इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच जब गुफा का स्वामी, जो कि दधिपुच्छ नाम का गीदड़ था, आ गया और उसे शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। गुफा के अंदर शेर के चिन्हों को देखा तो समझ गया कि शेर अंदर इसमें गया है, और बाहर आते हुए चिन्ह नहीं थे, यानी कि शेर बाहर आया नहीं है, शेर अभी अंदर ही है। गीदड़ ने यह देखकर सोचा कि यदि शेर गुफा के अंदर है तो मैं तो निश्चित ही मारा गया हूँ, यानी निश्चित ही मारा जाऊँगा, क्योंकि अंदर शेर है, अंदर जाऊँगा तो वो मुझे मार देगा, खा जाएगा। अर्थात
गुफा के अंदर जाते ही शेर मुझे मार डालेगा। इस तरह का विचार करके वह दूर जाकर कहने लगा, गुफा से थोड़ा सा दूर हो गया और वहाँ जाकर वो चिल्लाने लगा, कहने लगा, हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त रखी गई है कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। जो शियार होता है वो क्या होता है, बहुत चालाक होता है। तो वो गुफा को कह रहा है। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने सोचा कि यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल पा रही है। शेर में अकल कम होती है, तो उसने जब शियार से सुना कि गुफा बोलती है तो उसने सोचा कि गुफा बुलाती होगी। तो अब शेर क्या करता है, इसलिए मैं गीदड़ को बुलाता हूँ गुफा बनकर। शेर क्या करता है, गुफा बन के गीदड़ को बुलाता है और इस प्रकार वह गुफा में आ जाएगा और मेरा भोजन हो जाएगा। जब गीदड़ को बुलाऊंगा गुफा की बनकर तो गीदड़ अंदर आ जाएगा और मैं उसको मार के खा लूँगा। इस तरह का विचार करके शेर ने गीदड़ को बुलाना शुरू किया। शेर की उच्च गर्जना सुनकर गीदड़ वहाँ से दूर भागते हुए कहने लगा। गीदड़ को शेर की आवाज़ आ गई, गुफा बोलती थोड़ी ही है, लेकिन गीदड़ ने चेक किया था कि शेर वहाँ पर है या नहीं है। तो शेर का पता चल गया कि गुफा के अंदर है। तो भाग रहा है गीदड़ और भागते हुए कह रहा है, जो कष्ट के आने से पहले ही उसका निराकरण करता है वह सुशोभित सकुशल होता है। जो कष्ट के आने से पहले उसका निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, किंतु मैंने बिल गुफा को कभी बोलते हुए नहीं सुना। हमारे चैनल पर निबंध, पत्र, कहानियाँ, व्याकरण तथा शिक्षा से संबंधित हर तरह की सामग्री उपलब्ध है। और इस पेपर का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।